सारिका। नेशनल स्पोर्ट्स में किसने मारी बाजी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में किसने बिखेरा अपना जलवा, ये सब आपको बताएंगे हमारे स्पोर्ट्स वीकली के इस खास कार्यक्रम में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ओडीआई वर्ल्ड कप की। तो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 भारत की मेजबानी में खेला जाएगा। इससे पहले 2011 में वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत ने बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ मिलकर की थी। हालांकि इस बार भारत अकेले ही वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। ये टूर्नामेंट अक्टूबर और नवंबर के बीच खेला जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिए हैं और रिपोर्ट्स की माने तो आईसीसी ने यह शेड्यूल सभी देशों को भेज दिया है। ड्राफ्ट शेड्यूल के मुताबिक 10 टीमों के बीच कुल 48 मैच खेले जाएंगे। सभी देशों से सहमति मिलने के बाद शेड्यूल को आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया जाएगा। ड्राफ्ट शेड्यूल की माने तो वर्ल्ड कप का पहला मैच 5 अक्टूबर को और फाइनल मैच 19 नवंबर को हो सकता है। पहले मैच में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच भिड़ंत हो सकती है और दोनों ही टीमों ने 2019 के वर्ल्ड कप में फाइनल खेला था। वहीं 15 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच महा मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों के बीच मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा सकता है। इसके अलावा विश्व कप का फाइनल मैच भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही हो सकता है। इस बार के वर्ल्ड कप के मैच लखनऊ के इकोना स्टेडियम में भी हो सकते हैं। यहां 29 अक्टूबर को इंडिया और इंग्लैंड के बीच भिड़ंत हो सकती है। वर्ल्ड कप के लिए इकोना स्टेडियम में नई पिच भी बनाई गई है। कानपुर के बाद लखनऊ उत्तर प्रदेश का दूसरा ऐसा शहर होगा जहां वर्ल्ड कप के मैच खेले जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय टीम वनडे वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज के मुकाबले कुल 9 लीग मुकाबले खेलने वाली है, जिसमें पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला जाएगा। इसके अलावा 7वां और 9वां मैच क्वालिफायर टीमों के साथ खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय क्रिकेट टीम के वेस्टइंडीज दौरे का शेड्यूल जारी हो चुका है। 12 जुलाई को 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। 27 जुलाई से 3 वनडे और 3 अगस्त से 5 टी20 मैचों की सीरीज शुरू होगी। 13 अगस्त को 5वें टी20 के साथ ही टीम इंडिया का वेस्टइंडीज का दौरा खत्म हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में मिली हार के बाद टीम इंडिया 1 महीने तक क्रिकेट नहीं खेलेगी। जुलाई के पहले सप्ताह में टीम वेस्ट इंडीज के लिए रवाना होगी। यहां 12 से 16 जुलाई तक डोमिनिका के विंडसर पार्क में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। 20 से 24 जुलाई तक दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट त्रिनिदाद के क्वींस पार्क ओवल मैदान पर होगा। दोनों ही मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे। टेस्ट सीरीज के 2 दिन बाद ही 3 मैचों की वनडे सीरीज भी शुरू हो जाएगी। 27 और 29 जुलाई को 2 वनडे बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल मैदान पर होंगे। फिर 1 अगस्त को त्रिनिदाद एंड टोबैगो में तीसरा और आखिरी वनडे होगा। वनडे सीरीज के सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से ही शुरू होंगे। 3 अगस्त से त्रिनिदाद में ही 5 मैचों की टी20 सीरीज भी शुरू हो जाएगी और गुयाना में 6 और 8 अगस्त को दूसरा और तीसरा टी20 मैच होगा। फिर अमेरिका के लॉडरहिल में 12 और 13 अगस्त को चौथा और 5वां टी20 मैच खेला जाएगा। टी20 सीरीज के सभी मुकाबले शाम 8 बजे से शुरू होंगे। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने रात करीब 8 बजे अपने सोशल मीडिया हैंडल और ऑफिशियल वेबसाइट पर दौरे की इंफॉर्मेशन शेयर की थी। टीम इंडिया 12 से 24 जुलाई तक सभी टेस्ट खेलेगी और ऐसे में जून के आखिरी सप्ताह तक दोनों ही देशों की टेस्ट टीम जारी हो सकती है। टेस्ट मैच शुरू होने के बाद ही दोनों देश वनडे और टी20 सीरीज की टीमों की घोषणा भी कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज में टेस्ट सीरीज के साथ ही भारत अगली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अभियान की शुरुआत करेगा। WTC फाइनल में बुरी तरह से हार के बाद माना जा रहा है कि टीम इंडिया टेस्ट टीम में कुछ नए चेहरों को मौका देगी।
साथ ही अक्टूबर में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी को देखते हुए यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह और जितेश शर्मा जैसे नए बैटर्स को लिमिटेड ओवर्स की टीम में मौका मिल सकता है। टीम इंडिया वेस्ट इंडीज में आखिरी बार 2019 में टेस्ट सीरीज खेलने गई थी। तब 2 टेस्ट की सीरीज में भारत ने विराट कोहली की कप्तानी में 2-0 से इसे जीता था। टीम इंडिया वेस्ट इंडीज में 2002 के बाद से टेस्ट सीरीज नहीं हारी है। तब भारत को 5 मैचों की सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स डेस्क। जापान में हुए महिला जूनियर हॉकी एशिया कप में टीम इंडिया ने इतिहास रचते हुए 12 साल बाद गोल्ड मेडल जीतकर एशिया कप ट्रॉफी अपने नाम किया है। टीम की इस जीत पर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की, तो वहीं डबल हैट्रिक करने वाली जिंद जिले के छोटे से गांव रोजखेड़ा की अन्नू को टॉप गोल स्कोरर का अवार्ड मिला है। अन्नू के परिवार के लोग उसे रेसर बनाना चाहते थे, लेकिन उसने हॉकी स्टिक थामी और नए रिकॉर्ड अपने नाम किए। इंडिया हॉकी टीम का पहला मुकाबला उज्बेकिस्तान के साथ हुआ था, जिसमें इंडिया ने उज्बेकिस्तान को 22-0 से हराया था। इसमें अन्नू ने डबल हैट्रिक मारते हुए 6 गोल दागे थे। इसके बाद मलेशिया के साथ मुकाबले में टीम इंडिया 2-1 से जीती थी। कोरिया के साथ मैच 2-2 अंकों के साथ ड्रॉ रहा और टीम को 1-1 पॉइंट्स मिले। उससे अगले ही मैच में ताइवान को 11-0 से हराया और ग्रुप ए में टॉप पर टीम रही। उसके बाद सेमीफाइनल मुकाबले में जापान को 1-0 से हराया, जिसमें अन्नू रोजखेड़ा बेस्ट प्लेयर रही। वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने के बाद से साउथ कोरिया के साथ फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें टीम इंडिया 2-1 से विजयी रही। इसमें 1 गोल अन्नू ने और दूसरा गोल नीलम ने दागा और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका हासिल की। हॉकी इंडिया ने 2012 के बाद अब इतिहास रचते हुए एशिया कप पर कब्जा हासिल किया है। उचाना ब्लॉक के छोटे से गांव रोजखेड़ा की अन्नू एशिया कप टूर्नामेंट में टॉप गोल स्कोरर रही। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली अन्नू तीसरी कक्षा में ही प्ले फॉर इंडिया के जरिए चयनित हुई थी। तीसरी से 5वीं तक अन्नू ने सिरसा में रहते हुए पढ़ाई की और साथ ही हॉकी को चुना। इसके बाद अन्नू का चयन हिसार स्थित साई में हो गया, जहां से अन्नू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार उपलब्धियों को छूते हुए पहले हरियाणा जूनियर की कप्तान बनी, उसके बाद 3 नेशनल खेले और अब राष्ट्रीय जूनियर हॉकी टीम में अन्नू खेल रही हैं। अन्नू के भाई अमन ने बताया कि वह परिवार और लोग उसे रेसर बनाना चाहते थे, लेकिन उसने हॉकी को चुना और आज वह अपनी स्टिक से बॉल को ऐसे घुमाती है कि देखने वालों का सर घूम जाता है। अमन ने बताया कि उनके गांव में खेल की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए उन्होंने अन्नू को सिरसा भेजा ताकि वह खेलों में अपना भविष्य बना सके। अन्नू को रेस की बजाय हॉकी में ज्यादा रुचि थी और उन्होंने हॉकी में ही अपना भविष्य उसे बनाने दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स डेस्क। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में स्लो ओवर रेट के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया पर जुर्माना लगाया है। वहीं टीम इंडिया के ओपनर शुभमन गिल पर भी अंपायर के फैसले का विरोध करने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के लिए फाइन किया गया है। WTC फाइनल 7 जून से 11 जून के बीच इंग्लैंड के ओवल ग्राउंड पर खेला गया। टीम इंडिया पर स्लो ओवर के लिए मैच फीस का 100% और ऑस्ट्रेलियाई टीम पर मैच फीस का 80% जुर्माना लगाया गया है। भारत ने निर्धारित समय में 5 कम ओवर फेंके, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 4 ओवर कम फेंके थे। आईसीसी ने टीम इंडिया के ओपनर शुभमन गिल पर भी अंपायर के फैसले का विरोध करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेने पर मैच फीस का 15% जुर्माना लगाया है। हालांकि उन्हें 115% देना पड़ेगा, क्योंकि टीम पर भी 100% का जुर्माना लगा हुआ है। दरअसल टीम इंडिया की दूसरी इनिंग में गिल का कैच कैमरन ग्रीन ने पकड़ा था और इस कैच को लेकर डाउट था। ऐसा लग रहा था कि गेंद जमीन में पहले लगी है। हालांकि थर्ड अंपायर ने कैच को सही करार देते हुए गिल को आउट कर दिया था। WTC फाइनल में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने 209 रनों से हराया। 444 रन का टारगेट चेस करते हुए भारतीय टीम आखिरी दिन के पहले सेशन में 234 रन पर ऑल आउट हो गई। दूसरी पारी में भारत का कोई भी बैटर 50 से ऊपर का स्कोर नहीं बना सका। विराट कोहली 49 रन पर टॉप स्कोरर रहे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी 270 के स्कोर पर घोषित की
और भारत को जीत के लिए 444 रनों का टारगेट दिया। भारतीय टीम पहली पारी में 296 रन पर ऑल आउट हो गई, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 469 रन पर ऑल आउट हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स डेस्क। टीम इंडिया से बाहर चल रहे श्रेयस अय्यर और जसप्रीत बुमराह जुलाई में होने वाले वेस्टइंडीज दौरे पर टीम का हिस्सा नहीं होंगे। वे एशिया कप से वापसी करेंगे। एशिया कप 31 अगस्त से पाकिस्तान और श्रीलंका के संयुक्त मेजबानी में होगी। भारत के सभी मैच श्रीलंका में होने वाले हैं। श्रेयस अय्यर और जसप्रीत बुमराह फिलहाल अपनी अपनी बैक इंजरी से जूझ रहे हैं। दोनों का ऑपरेशन हुआ है और अभी दोनों ही खिलाड़ी नेशनल क्रिकेट एकेडमी यानी कि एनसीए में रिहैब कर रहे हैं। ऐसे में जुलाई में टीम इंडिया के वेस्टइंडीज दौरे से इनकी वापसी करना मुश्किल लग रहा है। बुमराह और श्रेयस अय्यर की एशिया कप से वापसी लगभग तय ही मानी जा रही है। एनसीए का मेडिकल स्टाफ बुमराह और श्रेयस अय्यर दोनों ही खिलाड़ियों की रिकवरी से खुश है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 31 अगस्त से होने वाले एशिया कप में दोनों की वापसी हो सकती है। बुमराह ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच पिछले साल सितंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में खेला था। उसके बाद टीम से बाहर चल रहे हैं। बुमराह ने इंजरी की वजह से पिछले साल T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप में भी टीम का हिस्सा नहीं बने थे। वहीं बुमराह को इस साल मार्च में न्यूजीलैंड में पीठ की सर्जरी हुई है। वहीं श्रेयस अय्यर इस साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर में खेली गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में चोटिल होकर बाहर हो गए थे। उन्होंने वापसी भी इसी ट्रॉफी से की थी। अय्यर ने दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच से टीम में वापसी की थी, लेकिन सीरीज के आखिरी टेस्ट से उन्होंने बैक इंजरी की वजह से बाहर होना पड़ा। अभी वे फिजियोथेरेपी ले रहे हैं। बुमराह और अय्यर की एशिया कप से वापसी से टीम इंडिया मजबूत होगी, जहां बॉलिंग में मोहम्मद शमी और सिराज के साथ बुमराह के आने से टीम की स्पीड अटैकिंग मजबूत होगी। वहीं श्रेयस अय्यर के आने से मिडिल ऑर्डर में टीम को मजबूती मिलेगी। एशिया कप के बाद भारत में ही वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना है। ऐसे में उनके आने से वर्ल्ड कप में भी पूरी क्षमता के साथ टीम उतर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स डेस्क। स्पोर्ट्स वीकली में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। सरकार खबरें समय की नब्ज है। खबरें देखकर ही आप और हम होते हैं खबरदार। हमारे हाथ है खबरों की डोर। बताएं सच बिना किसी चूक। टीवी 24। शिक्षा और युवा हितैषी छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ वर्तमान के साथ उज्जवल भविष्य को तैयार। अंग्रेजी में शिक्षा, कौशल विकास में रोजगार। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी है सबसे कम। छत्तीसगढ़ 0.1% बेरोजगारी दर के साथ लगातार देश का न्यूनतम बेरोजगारी दर वाला राज्य बना हुआ है। इस उपलब्धि के पीछे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में रोजगार के नए अवसरों के सृजन के लिए बनाई गई योजनाएं और नीतियां हैं। 13,000 से ज्यादा राजीव गांधी मितान क्लब के जरिए लाखों युवा सामाजिक और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़े। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना से करीब 47,000 युवाओं को प्रशिक्षण। लाइवलीहुड कॉलेज में 11,500 लोगों को प्रशिक्षण और 7,000 से ज्यादा लोगों को मिला रोजगार। रोजगार मिशन के तहत 15 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य। लड़का लड़की मन रोजगार खोलना चाहते, छोटे मोटे उद्योग खोलना चाहते, ओकर मन पर जमीन, पानी, बिजली, अप्रोच रोड, सेट, बैंक के लोन, सब होम सब्सिडी, ये सब करा दें ताकि गांव में भी, गांव को लेकर बाहर जाए जरूरत नहीं मिले, उन्हें रोजगार मिलना। उज्जवल भविष्य की नींव पक्की करते 247 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और 32 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय 2.5 लाख से अधिक बच्चों को निशुल्क विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उत्तम शिक्षा और रोजगार, छत्तीसगढ़ में न्याय और भरोसे की सरकार। सार्व ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है।
बीसीसीआई का मेडिकल स्टाफ इस समय स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को जल्द से जल्द फिट करने में लगा हुआ है। बोर्ड ने बेंगलुरु के स्थित नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रिहैब कर रहे पंत की फास्ट रिकवरी के लिए 2 फिजियो भी अपॉइंट किए हैं। सेंटर में फिजियो और मेडिकल स्टाफ की टीम पंत की फिटनेस पर लगातार नजर रख रही है। पंत भी खुद को जल्दी फिट करने के लिए रिहैब सेंटर में एक्वा थेरेपी की मदद ले रहे हैं। वे थोड़ी बहुत स्विमिंग भी कर रहे हैं और टेबल टेनिस खेल रहे हैं। बताया जा रहा है कि बोर्ड के सामने पंत को अक्टूबर-नवंबर में होने जा रहे वर्ल्ड कप से पहले पूरी तरह फिट करने का एक टारगेट है। बोर्ड के अधिकारी और मेडिकल स्टाफ पंत की फास्ट रिकवरी से हैरान हैं। एक दिन पहले ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया अकाउंट में वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वे बिना किसी सहारे के सीढ़ियां चढ़ते हुए नजर आए थे। इस वीडियो को देखकर भारतीय क्रिकेट फैंस भी खुश हैं और पंत को जल्द से जल्द मैदान पर वापसी करते देखना चाहते हैं। पंत के अलावा तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल एनसीए बेंगलुरु में रिहैब से गुजर रहे हैं। पंत ने आखिरी मुकाबला दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। मैदान से दूर रहना पंत के लिए एक बड़ी निराशा रही है। हालांकि वे खुद को व्यस्त और सकारात्मक बनाए हुए हैं। युवा ऑलराउंडर खोजने के लिए बीसीसीआई में 20 ऑलराउंडर को बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट अकेडमी में कैंप के लिए बुलाया है, जिसमें से अगस्त महीने में लगभग 3 हफ्ते ये कैंप होगा और सचिन तेंदुलकर के बेटे और गोवा के रणजी प्लेयर अर्जुन तेंदुलकर को भी इसमें बुलाया गया है। बीसीसीआई के सोर्स ने बताया कि साल अंडर 23 एशिया कप होना है। इस कारण बीसीसीआई यंग ऑलराउंडर की तलाश में है। एनसीए के अध्यक्ष वीवीएस लक्ष्मण चाहते हैं कि हर फॉर्मेट में भारत के पास शानदार ऑलराउंडर हो। सोर्स के मुताबिक सीनियर नेशनल सिलेक्शन कमेटी ने इंटरिम चेयरमैन शिव सुंदर दास ने प्रदर्शन और क्षमता के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया है। सोर्स ने कहा, कोई भी प्लेयर पूरी तरह से ऑलराउंडर नहीं है। कुछ बॉलिंग ऑलराउंडर हैं तो कुछ बैटिंग ऑलराउंडर। एनसीए कैंप में इन ऑलराउंडर्स के गेम को बेहतर करने के लक्ष्य से इन्हें बुलाया गया है। अर्जुन के अलावा सौराष्ट्र के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और निचले क्रम के बल्लेबाज चेतन सकारिया भी शामिल हैं, जो पहले ही 2021 में भारत के लिए खेल चुके हैं और दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल में भी खेलते हैं। वहीं पंजाब के बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है और बाएं हाथ से शानदार स्पिन गेंदबाजी भी की है। गोवा के ऑलराउंडर मोहित रेडेकर और राजस्थान के खिलाड़ी मानव सुथार भी इस लिस्ट में शामिल हैं। दिल्ली से तेज गेंदबाज हर्षित राणा और मीडियम फास्ट बॉलर दिविज मेहरा हैं। दोनों ही शानदार बल्लेबाज हैं। हर्षित राणा WTC फाइनल के दौरान बतौर नेट बॉलर भारतीय टीम के साथ इंग्लैंड भी गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स डेस्क। जकार्ता में खेले जा रहे इंडोनेशिया ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत, HS प्रणय और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीत दर्ज करके क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई, जबकि PV सिंधु और लक्ष्य सेन हारकर इंडोनेशिया ओपन विश्व टूर सुपर 1000 टूर्नामेंट से बाहर हो गए। मेंस सिंगल्स इवेंट में भारतीय शटलर लक्ष्य ने श्रीकांत को कड़ी टक्कर दी, लेकिन विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर रह चुके अनुभवी खिलाड़ी ने 45 मिनट तक चले इस मैच को 21-17 और 22-20 से अपने नाम किया। दोनों ही खिलाड़ियों के 3 मैचों में श्रीकांत की यह तीसरी जीत है। अगले दौर में उनके सामने चीन के लीशी फेंग की चुनौती होगी। फेंग ने एक अन्य मुकाबले में चौथी वरीयता प्राप्त सिंगापुर के लो किन्यू को 21-19 और 21-14 से हराया। 7वीं वरीयता प्राप्त प्रणय ने हांगकांग के एंगस लॉन्ग को 43 मिनट तक चले मुकाबले में 21-18 और 21-16 से मात दी है। प्रणय के सामने तीसरे दौर में जापान के कोडाई नारोका की चुनौती होगी। मेंस डबल में सात्विक चिराग की जोड़ी ने चीनी जोड़ी झोउ हाउ डोंगही जीटिंग को 21-17 और 21-15 से हराया। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु दूसरे दौर के मैच में चीनी ताइपे की दुनिया की तीसरी रैंकिंग के खिलाड़ी तायू जिंग से 18-21, 16-21 से हार गई। सिंधु पिछली 2 टूर्नामेंटों में शुरुआती दौर में ही बाहर हो गई थी। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच खेले गए 24 मुकाबलों में चीनी ताइपे की खिलाड़ी ने 19 मैच अपने नाम किए हैं। सिंधु के हार के साथ ही विमेन सिंगल्स में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई।
ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स डेस्क। WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण पर यौन शोषण केस में चार्जशीट के बाद रेसलर्स अब नई रणनीति का ऐलान करेंगे। दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान के यौन शोषण केस में क्लोजर रिपोर्ट पेश की है। बालिग पहलवानों के केस में चार्जशीट पेश की गई है। पहलवानों पर दर्ज दंगे के केस में 1-2 दिन में कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ में याचिका दायर की जाएगी। इस बारे में पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि चार्जशीट से स्पष्ट हो गया है कि बृजभूषण कसूरवार है, लेकिन हमारे वकील ने चार्जशीट की कॉपी के लिए एप्लीकेशन दायर की है ताकि हमें जल्द से जल्द उस पर लगाए चार्ज के बारे में पता लग सके। हम देखेंगे कि वह चार्ज सही है या फिर नहीं। सभी चीजें देखने के बाद हम अगला कदम उठाएंगे। यह भी देखेंगे कि हमारे साथ किए गए वादे पूरे हुए या नहीं। हरियाणा की खाप पंचायतें भी पहलवानों के रुख का इंतजार कर रही हैं। अखिल भारतीय महिला शक्ति मंच अध्यक्ष संतोष दहिया ने कहा कि पॉस्को एक्ट हटाने से दिख गया कि दिल्ली पुलिस ने मामले में कैसे जांच की है। खिलाड़ी जो भी फैसला लेंगे उसमें सभी खापे साथ देंगे। इसी बीच शुक्रवार को सांसद बृजभूषण के दिल्ली स्थित घर पर पहुंचे एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये युवक बृजभूषण के बारे में स्टाफ से पूछताछ कर रहा था, जिसके बाद स्टाफ ने आशंका होने पर पीसीआर को कॉल किया और मौके पर पुलिस बुलाकर युवक को उनके हवाले कर दिया। पुलिस संदिग्ध से पूछताछ कर रही है। पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने वाली लड़की के दादा ने भी दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर संतुष्टि जताई है। उन्होंने कहा कि बृजभूषण सिंह को दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दी है और यह देखना उनका काम है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई सही की है। हमें पुलिस पर भरोसा है। हमने सच्चाई बताई है। हमारी बच्ची इस मामले में नहीं थी। दिल्ली में हुए मुकाबले में बेटी को हराया, तब तो बोला नहीं, अब बहकावे में आकर शिकायत कर दी। यह मामला छेड़छाड़ का नहीं, भेदभाव का था। लड़की के दादा ने कहा कि हम पाप के भागी क्यों बने। बृजभूषण से हमें कोई लेना देना नहीं है। जिनके साथ कुछ हुआ है वे जाने। उनके बारे में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। पहली बार जब गलत हुआ तभी आवाज उठानी चाहिए थी। उस समय कहती कि यह व्यक्ति दबंगई करता है, इसे हटा दो। इसके होने पर अभ्यास नहीं करेंगे और कैंप में भी नहीं जाएंगे, यही बात कहनी थी। यह सब न करके इस तरह से जाल बिछाया। हमने अपनी बेटी को समझाया, जिसके बाद बेटी की समझ में बात आ गई और बयान बदल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स डेस्क। एशिया कप 2023 के हाइब्रिड मॉडल को मंजूरी मिलने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेसिडेंट नजम सेठी ने कहा, हमारे फैंस 15 साल में पहली बार टीम इंडिया को पाकिस्तान में खेलते हुए देखना पसंद करते, लेकिन हम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थिति को समझते हैं। पीसीबी की तरह बीसीसीआई को भी बॉर्डर पार करने के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है। नजम सेठी ने आगे कहा कि एशिया कप पाकिस्तान आ रहा है सितंबर में। यही हमारा वादा था और हमने अपना वादा निभाया है। आखिरी बार साल 2008 में पाकिस्तान में 2 से अधिक टीमें एक साथ खेली थी। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी। बड़ी अफवाहें उड़ी, चलिए देर आया लेकिन दुरुस्त आया। एशिया कप के लिए पीसीबी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के हाइब्रिड मॉडल का प्रस्ताव दिया था, जिसे गुरुवार को मंजूरी मिल गई। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 के मैच पाकिस्तान और श्रीलंका में खेले जाएंगे। पाकिस्तान में टूर्नामेंट के सिर्फ 4 मैच ही होंगे, बाकी 9 मुकाबले श्रीलंका में होंगे। शुरुआती ग्रुप स्टेज के 4 मैच पाकिस्तान में ही होंगे। इनमें एक ग्रुप से पाकिस्तान वर्सेस नेपाल मैच और दूसरे ग्रुप से अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका और बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका मैच शामिल हैं। यानी पाकिस्तान में भारत का एक भी मैच नहीं होगा। फाइनल भी श्रीलंका में ही खेला जाएगा। 31 अगस्त से 17 सितंबर के बीच होने जा रहे इस टूर्नामेंट में कौन से मैच किस शहर में होंगे, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन यह तो तय है कि पाकिस्तान में भारत के कोई भी मैच नहीं होने वाले हैं। टीम इंडिया आखिरी बार साल 2008 में खेले गए एशिया कप के लिए पाकिस्तान गई थी। यानी 15 साल हो गए हैं टीम इंडिया पाकिस्तान का दौरा नहीं की है। वहीं आखिरी बायलैटरल सीरीज 2006 में खेले गई थी। दोनों देशों के बीच आखिरी बायलैटरल सीरीज जनवरी 2013 में भारत में हुई थी। पाकिस्तान ने इस दौरे पर 3 वनडे और 2 T20 खेले थे। इसके बाद दोनों देश मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में ही भिड़े।
दोनों के बीच सभी फॉर्मेट के मुकाबले 15 ही हुए हैं। इनमें 8 वनडे और 7 T20 खेले गए, जिसमें भारत ने 11 और पाकिस्तान ने 4 जीते। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स डेस्क। तो फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स वीकली में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात इसी अंदाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।